हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो केवीएस और एनवीएस की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। आपने सभी ने देख लिया होगा कि 10 से 11 जनवरी को जो है वो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो आएगा ही आएगा। तो आपको पता है कि मैंने एक सीरीज़ चला के रखी है, जिसमें से आज हम कंप्यूटर की जो क्लास 3 है उसको आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, बिना किसी ज़्यादा टाइम वेस्ट के हम सीधा वीडियो की ओर बढ़ते हैं। विद एक्सप्लेनेशन में आपको जो है सारी चीज़ें साथ साथ में समझाती जाऊंगी। और अगर आपको भी जो भी क्वेश्चन आते हैं साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जानकारी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कंप्यूटर में जानकारी जो है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिट। और बिट के बारे में याद रखना कि बिट जो होता है वो 0 और 1 पर ही काम करता है। यानी अगर पूरे आप कंप्यूटर की बात करोगे तो पूरा कंप्यूटर ही आपका 0 और 1 पर ही काम करता है। बहुत सारी गिनतियां हैं जिनका मैथ में यूज़ करते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 पर ही हमारा काम करता है। और कंप्यूटर की जानकारी की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो हमारी बिट ही होती है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एमएस एक्सेल में एक फाइल को क्या कहा जाता है? अब देखो, आप एमएस एक्सेल के बारे में तो जानते होंगे, जिसमें आप कोई रिजल्ट बना रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको शीट मिल जाती है ना, जिसमें आप जो अंक हैं, जो मार्क्स हैं, उनको आप कर सकते हैं, जमा घटा सब कुछ आप कर सकते हैं। तो पूरा आप रिजल्ट जो है बच्चे का बना के दे सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में एक फाइल आपने बनाई है, तो उस फाइल को आप क्या नाम दे सकते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है आप वर्कबुक नाम देंगे, फाइल देंगे, पेज उसका नाम देंगे, या फिर आप रिकॉर्ड नाम देंगे। आपने एमएस एक्सेल को कभी चलाया होगा तो ऊपर जो टाइटल बार आता है ना, उसमें आपने कोई भी फाइल बनाई है तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट तो आता ही है हमारा, लेकिन आप कोई फाइल का नाम देते हैं तो उसका नाम क्या आ जाता है? तो वो हमारा वर्कबुक हो जाता है। एक्सेल में पूरा फाइल सेट वर्कबुक कहलाता है, जिसमें वर्कशीट हमारी हो जाती है। आपने जो भी काम किया होता है उस सभी को एक्सेल में क्या करते हैं? वर्कशीट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको वर्कबुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का इन्वेंटर किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को किसने बनाया भाई, बताइए। कंप्यूटर को किसने बनाया? ये तो सभी को मालूम है कि हमारा जो कंप्यूटर बनाया है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया है, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? कौन सा डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस या फिर स्कैनर? इनपुट डिवाइसेस आपने पढ़ी होंगी कि एक तरफ हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है, एक तरफ हमारी आउटपुट होती हैं। इनपुट में हम जैसे कीबोर्ड की बात करते हैं, माउस की बात करते हैं, हम स्कैनर की बात करते हैं, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये हमारी क्या करती हैं? ये हमारे डेटा को कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन के, एक मिनट रुकिएगा, माफ़ कीजिएगा, खांसी आ गई थी एकदम से। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस तो मैंने आपको बता दी कि हमारी कीबोर्ड होती है, माउस होती है और स्कैनर होती है। और हमसे क्या पूछा है? आउटपुट डिवाइसेस पूछी हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं, जो हमें चीज़ों को बाहर दिखाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मॉनिटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा मॉनिटर हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट दिखाता है और इसीलिए जो है इसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? अब आप सिंपल से बता सकते हैं कि जो गूगल क्रोम है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। देखो, मैं गूगल क्रोम के बारे में कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गूगल क्रोम है एक टाइप का वेब ब्राउज़र है। ठीक है, सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो हमारा www था। ठीक है, जिसको जो है वो ठीक है www था, जिसको 1989 में जो है वो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, और ये हमारे पूरी दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था। फिर हमारे पास गूगल क्रोम आता है। गूगल क्रोम को बनाया किसने है? इसको गूगल ने ही बनाया, गूगल क्रोम को। ठीक है, और गूगल क्रोम को इसने बनाया है। और जो गूगल क्रोम है ये C++, जावा, पाइथन ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें गूगल क्रोम काम कर सकता है। फिर है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा गूगल क्रोम जो है वो काम कर सकता है। ठीक है,
और आई थिंक बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने जो है इसे जारी कर दिया था, यानी इसने उसको ख़रीद भी लिया था, इस तरह हम इसको कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोम जो है वो इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का एक वेब ब्राउज़र के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है लैन का फुल फॉर्म क्या है। पहले तो ये बताओ कि जो लैन है ये होता क्या है। जो लैन है एक टाइप का हमारा नेटवर्क है, ठीक है, और नेटवर्क जो है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक हमारा पैन होता है ना, और एक तो हमारा ये लैन होता ही है, फिर हमारा मैन होता है, फिर हमारा बैन होता है ना, बैन भी होता है हमारा, कैन भी होता है, ओके, कैन भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं जो हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पूछा है कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लैन की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो नेटवर्क होता है वो पैन ही होता है। मैन क्या होता है, हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। फिर बैन की बात करें तो बैन की फुल फॉर्म क्या होती है, हमारी वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क जो बैन होता है ये हमारा लार्जेस्ट नेटवर्क होता है। कैन जो होता है ये कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, जो स्पेसिफिक जो कैंपस होता है उसमें ही ये काम करता है। मेरी फ़ोन की बैटरी भी जा रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क लैन की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बूट करता है। आपने बूटिंग शब्द सुना है कभी, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और कंप्यूटर शुरू हो रहा होता है ना तो उसको बूटिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि बूट करने का काम करता है कंप्यूटर को, क्या वो OS है, क्या वो कंपाइलर है, क्या वो MS वर्ड है, या फिर वेब ब्राउज़र है। अब देखो MS वर्ड तो होने से रहा है ना, MS वर्ड तो एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई, उसका हमारे बूट से क्या लेना देना है। ब्राउज़र भी अलग ही चल रहा है यहाँ पे, हमारा कंपाइलर बिल्कुल अलग है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये स्टार्टअप पर सिस्टम को चलाना शुरू करता है, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना ये वाला, ये कंप्यूटर और जो उपयोगकर्ता होता है उसके बीच में एक इंटरफेस का जो है वो काम ये कर रहा होता है। नेक्स्ट है कौन सी मेमोरी तेज मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी है इनमें से, इन ऑप्शन में से पूछा है कि कौन सी सबसे ज़्यादा तेज़ मेमोरी है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जो मेमोरी होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है और एक हमारी जो है सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल में हमारा रोम आता है, हमारा रैम आता है, और हमारी कैश मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी में ही आ जाती है। लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो जाता है। अब यहाँ पूछा है कि कौन सी मेमोरी है जो सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो वो हमारी कैश मेमोरी होती है इन सभी एग्जाम्पल के जो हमारे ऑप्शन है उसके हिसाब से, ठीक है। कैश मेमोरी CPU के बहुत ज़्यादा करीब होती है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा C है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं। अब देखो कीबोर्ड में आप पूरा कीबोर्ड देखोगे तो बहुत सारे बटन मिलते हैं ना, पूरी ABCD होती है, ऊपर पूरी गिनती होती है, साइड में भी 1 से लेकर 10 तक पूरा मतलब 0 तक पूरा दिया हुआ होता है उन्होंने, है ना। तो कीबोर्ड आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें, लेकिन यहाँ पूछ रखा है कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की कितनी होती हैं भाई। तो फंक्शन की जो होती है ना उसमें हमारी 12 होती हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो हमारा F1 होता है, जैसे ये हमारा कीबोर्ड है ना, यहाँ पे होती हैं ये, इसको हम F1 बोलते हैं, और यहाँ पे हमारी फंक्शन की होती हैं 12। आपने यूज़ भी करी होंगी, अभी भी कीबोर्ड आपके सामने पड़ा हो तो देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा हमारा 12। नेक्स्ट है कौन सी भाषा मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। कौन सी ऐसी भाषा है जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो मशीन लैंग्वेज आपने सुनी है कभी, है ना। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो लो लैंग्वेज होती है जो कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। फिर हमारी जो है वो एक असेंबली लैंग्वेज आती है ना। असेंबली लैंग्वेज एक टाइप से निमोनिक भाषा होती है, तो वो भी हमारे लो लेवल लैंग्वेज में चली जाती है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, पास्कल है, लोगो है, ठीक है, कोबोल है। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं होती हैं जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में होती हैं। तो यहाँ लिखा है कि हाई लेवल लैंग्वेज ये होती हैं जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि मशीन इनसे चलती है, कंप्यूटर जो चलता है हमारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में टेम्परेरी स्टोरेज कौन सा होता है। अब आपको पता है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी एक टाइप से उसमें ही हमारा बोल रखा है
कि कौन सा टेम्परेरी स्टोरेज है। अब मैं यहाँ पर रोम की बात करूँ तो रोम क्या होता है, एक टाइप का नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ना। रोम जो होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कंप्यूटर आप चला रहे हैं, बिजली चली जाती है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको दोबारा से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रैम की बात करेंगे तो रैम में अगर बिजली चली गई, आप कोई भी काम करें, दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करोगे तो वो डाटा आपका ख़त्म हो चुका होगा, आपको दोबारा से शुरू करना ही पड़ेगा। हार्ड डिस्क भी अच्छी है हमारी, सीडी में तो आप रिकॉर्ड करके चीज़ों को रख सकते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में मेरे घर वालों ने तो बहुत ज़्यादा यूज़ करी है। हम लोग मूवी उसमें भरवा लेते थे, गाने भरवा लेते थे, और वो एक के बाद एक गाने जो है वो चलते रहते थे। ये हमारा सीक्वेंशियल मेमोरी का एक एग्जाम्पल हो जाता है। यहाँ पूछा है कि कौन सी है जो कि हमारी टेम्परेरी है। अब टेम्परेरी तो हमारी रैम ही होगी ना, क्योंकि रोम तो मैंने बता दिया कि नॉन वोलेटाइल है, ये तो डिलीट नहीं होती भैया, ठीक है। हार्ड डिस्क भी परमानेंट ही है, सीडी में भी आपने भर लिया तो भर लिया, कौन सा आप बाद में, मतलब ये है कि आप चाहे तो उसमें डिलीट करके दूसरे गाने भरवा सकते हैं, लेकिन जब तक आप डिलीट नहीं करोगे उसका कुछ नहीं होने वाला ना। लेकिन यहाँ पर रैम ऐसा है जो कि टेम्परेरी स्टोरेज का एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट है URL का पूरा नाम क्या है। URL का पूरा नाम क्या हो जाता है हमारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फाइल डिलीट करने पर पहले वो कहाँ जाती है। बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने फ़ोन से भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट करते हैं तो कहाँ पे जाती है भाई, वो जाती है ट्रैश में, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप दोबारा से अगर आपने कोई फ़ोटो गलती से डिलीट कर दे, दोबारा से आप हासिल कर सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर आपने कोई फ़ाइल डिलीट कर दिया तो सबसे पहले वो रिसाइकल बिन में ही जाएगी, यानी कि टेम्परेरी रूप से वो पहले डिलीट होगी। अगर आपने परमानेंट डिलीट करनी है तो फिर आप बाद में कर देना, लेकिन अगर आपने गलती से हो चुकी है तो फिर वो रिसाइकल बिन में जाएगी, जहाँ से आप दोबारा से उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा डिवाइस नेटवर्किंग में उपयोग होता है। नेटवर्किंग में कौन सा डिवाइस यूज़ होता है। अब ऑप्शन को देखें तो क्या स्पीकर से हमारा कोई नेटवर्क का लेना देना है, नहीं है ना। प्रिंटर का कोई लेना देना है क्या, ठीक है। प्रोजेक्टर का कोई लेना देना है, नहीं। लेकिन जो राउटर होता है ये बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, बहुत सारे पीसीज को जोड़ने का काम करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है। MS पावर पॉइंट का ये तो आपको पता है कि हमारा सिंपल सा PPT होता है ना। पावर पॉइंट का तो PPT होता है, लेकिन जब 2007 की हम बात करते हैं, 2007 के बाद जो है सबके एक्सटेंशन चेंज कर दिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, PPTX, यानी कि हर किसी के पीछे जो है वो X लगा दिया। डॉक्यूमेंट जो है डॉक होता था पहले हमारा, ठीक है, जो वर्ड MS वर्ड होता है उसका डॉक होता था, लेकिन अब X लगा दिया है। जो हमारा XLX लिखा हुआ है ना, ये हमारा MS एक्सेल का है, ठीक है। और ये टेक्स्ट हमारा MS राइटर का है, ठीक है। राइटर में टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। PPTX जो है वो हमारा इसका फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टोटल 15 क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं, और मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी मैंने वो साथ साथ में, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज़ मुझे पता होती है, मैं साथ साथ में बताती रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पिछली जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल गई, और इसलिए मैंने सोचा कि शायद बच्चों को जो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पसंद आ रहे हैं, जिनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो ज़्यादा चलिए इसका मतलब ये है कि बच्चे उसको उस टॉपिक में करने के कमज़ोर हैं, या वो उस टॉपिक को ज़्यादा देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसका पार्ट 3 जो है वो आज मैंने यहाँ पे मैं अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको आराम से देखिएगा, आपने देखी होगी अभी तक, और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।